हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और हमारे चैनल के थ्रू चीज़ें सीख रहे होंगे। आज हम बात करेंगे उस टॉपिक पर जो कि शायद सभी ट्रेडर्स के दिमाग में कभी ना कभी आया होगा। स्विंग ट्रेडिंग कैसे करें, कैसे किसी स्टॉक को होल्ड करें जब मार्केट इंट्राडे में ही इतनी वॉलेटाइल है। होल्डिंग में तो शायद वो सभी ले जाएगी, होल्ड करे तो कितने दिन करे, स्टॉप लॉस कहाँ रखे, प्रॉफिट बुकिंग कैसे होगी, कब एक्चुअल और कब फेक मूव है पता चलेगी। तो आज हम कोशिश करेंगे ये सारी चीज़ें आपको समझा सके, इन सारी चीज़ों का आपको आंसर मिल सके और आज आप स्विंग ट्रेडिंग को थोड़ा और अच्छे से जान सके। ये वीडियो यूजुअल से थोड़ी लंबी होगी क्योंकि इसमें मैंने ट्राई किया है बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को बताने का जो आने वाले मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट होगी। मार्केट रेंज से बाहर जैसे ही निकलेगी ट्रेंड करने लगेगी और ये स्ट्रैटेजी आपको बेस्ट पॉसिबल टाइम पर एंट्री और एग्जिट दिला सकती है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि एंड में मैंने मार्केट के आने वाली मूव पर थोड़ा हाईलाइट भी किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो जैसा कि आप जानते होंगे, प्राइस कभी भी मार्केट में सीधा ऊपर और सीधा नीचे नहीं आता है। वो स्विंग्स में मूव करता है। वो पहले ऊपर जाता है, नीचे आता है, रिट्रेसमेंट देता है, फिर थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, फिर ऊपर जाता है, रिट्रेसमेंट देता है, फिर टाइम स्पेंड करता है, फिर ऊपर जाता है। यहाँ पे जाने के बाद जब वो अपने आप को एग्जॉस्ट कर लेता है तो शायद वो एक रेंज में आ जाता है। जब उस रेंज का ब्रेकआउट देता है तो वो इम्पल्सिव मूव डाउन ट्रेंड की शुरू करता है, जिसके बाद वो अपसाइड में रिट्रेसमेंट देता है, वहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, फिर नीचे, फिर रिट्रेसमेंट, और यही साइकिल आगे फॉलो होती रहती है। डायरेक्शन की तरफ जो स्ट्रॉन्ग मूव्स आती है उनको हम इम्पल्सिव या स्विंग्स भी कहते हैं। तो बेसिकली मार्केट में क्या होता है, मार्केट बेस से जंप लेती है, एक हाई बनाती है, रिट्रेसमेंट देती है, एक लो बनाती है। इसके बाद जो इसका अगला हाई होता है वो इससे ऊपर होता है, जिसको हायर हाई बोला जाता है, और जो अगला लो होता है वो भी इससे वाले लो से ऊपर होता है, जिसको हायर लो बोला जाता है। जब तक मार्केट इस पैटर्न को कंटिन्यू करती है तब तक वो अप ट्रेंड में रहती है। एक बार रेंज में जाने के बाद हाईज और लोस बार बार टेस्ट किए जाते हैं और डाउन ट्रेंड में एक लो बनाती है, रिट्रेसमेंट देके एक हाई बनाती है। अगला लो इस लो से नीचे होता है जिसे लोअर लो बोला जाता है, अगला हाई भी इस हाई से नीचे होता है जिसे लोअर हाइस बोला जाता है। मार्केट इस वेव स्ट्रक्चर में चलती है। आप किसी भी स्टॉक को खोल के देख लीजिए, आप किसी भी इंडाइस को खोल के देख लीजिए, आप किसी भी मार्केट को ग्लोबल मार्केट में खोल के देख लीजिए, वो इसी स्ट्रक्चर में चलती है। और इसका सिंपल सा रीज़न ये होता है कि जिन्होंने यहाँ बाई किया होता है वो यहाँ जाने के बाद प्रॉफिट बुकिंग शुरू करते हैं, इसलिए मार्केट नीचे आती है। जब मार्केट इसको ब्रीच करती है तो लॉन्ग्स इनिशिएट किए जाते हैं, जो ऊपर जाके दोबारा अनबाइट किए जाते हैं, जिसके बाद फिर एक रिट्रेसमेंट आती है। जब मार्केट को ये लगने लगता है कि अब ये स्टॉक और ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता तो वो एक रेंज में आ जाती है और उसके बाद डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है। अब देखते हैं कि स्विंग्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं और उनमें एंट्री कैसे लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सबसे इजी तरीका स्विंग्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, जिसमें स्विंग्स की आइडेंटिफिकेशन भी इजी हो जाती है और एंट्री और एग्जिट भी काफ़ी इजीली मिल जाता है। ये होता है चैनल पैटर्न। कई बार काफ़ी सारे स्टॉक्स एक रेंज में चलना शुरू कर देते हैं जिसे हम चैनल बोलते हैं। अगर ये अप डायरेक्शन में हुआ तो चैनल अप फेसिंग होता है और डाउन ट्रेंड में हुआ तो डाउन फेसिंग। इसमें स्टॉक क्या करते हैं, वो चलना शुरू करते हैं, वो यहाँ आते हैं, इस लो को टेस्ट करते हैं, इस लो के बाद वो जंप लेते हैं और यहाँ पे जाके कहीं हमें एग्जिट देते हैं। फिर वो यहाँ पे थोड़े दिन घूम सकते हैं, इसके बाद वो नीचे आते हैं और फिर से इस चैनल को टेस्ट करते हैं। इस चैनल को यहाँ पे टेस्ट करने के बाद वो दोबारा ऊपर जाते हैं और अपनी ऊपर वाली लाइन को दोबारा टेस्ट करते हैं। इसमें ईजिली हमें एंट्री इसलिए मिल सकती है कि जब भी वो अपने लो को टच करें हम उसमें एंट्री ले सकते हैं, और जब भी रेजिस्टेंस को टच करें तो एग्जिट। स्टॉप लॉस भी इसमें काफ़ी इजीली प्लेस हो सकता है और सबसे अच्छी बात है कि इसमें हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मिल जाता है। तो जब अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हो तो ये आपका थोड़ा सा नीचे 1%, 2% या फिर 5% के आसपास डिपेंडिंग ऑन दी स्टॉक, आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे प्लेस कर सकते हो। जैसे जैसे वो ऊपर जाता है आपकी ट्रेंड लाइन भी ऊपर मूव कर रही है तो आप उसको स्टॉप लॉस को मूव करते हुए चल सकते हो। जब वो स्टॉक ऊपर पहुंच जाए तो आप वहाँ से उसको एग्जिट लेने का सोच सकते हो। क्योंकि स्विंग्स को हम डायरेक्शनली ही प्ले करते हैं तो अपवर्ड फेसिंग चैनल में हम यूजुअली बाई की एंट्री लेते हैं, क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस बाई का ही ट्रेल होता है, सेल का ऊपर चला जाता है। लेकिन दिस बीइंग सेड, अगर चैनल काफ़ी ज़्यादा वाइड हो तो हम ट्राई कर सकते हैं कुछ पॉइंट सेल साइड से भी लेने के। चलिए अब देखते हैं कुछ प्रैक्टिकल स्टॉक्स कुछ लाइव मार्केट में हम कैसे परफॉर्म करते हैं इस चैनल की बेसिस पर। पहला स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का डेली चार्ट है। अगर इसमें आप ऑब्जर्व करोगे तो वो यहाँ से एक चैनल में चल रहा है, यहाँ से उसने जंप लिया, एक हाई बनाया,
उसके बाद जब उसने वापस आके यहाँ पे टेस्ट किया तो आप अपना स्टॉप लॉस इन लेवल्स के आसपास का कुछ प्लेस कर सकते हो और चैनल में पिछले हाई के आसपास या फिर उसकी ऊपर वाली लाइन के आसपास आप उसको ट्रेल कर सकते हो। अगर आप देखोगे तो इसमें वो हमें फास्ट भी मिलती है और स्लो भी। कई बार ऐसा भी होता है कि वो एक बार यहाँ पे टेस्ट करता है, उसके बाद ऊपर जाता है, थोड़ा सा रिट्रेस करता है और फिर ऊपर जाता है, लेकिन 60 to 70% ऑफ द टाइम अगर वो एक चैनल में ट्रेड कर रहा है लॉन्ग टर्म में तो वो अपनी ऊपर वाली लाइन को टेस्ट करेगा ही करेगा। तो इस वजह से ये पैटर्न काफ़ी श्योरिटी वाला हो जाता है। और अगर आप इसमें देखोगे तो आपकी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि आपका रिस्क सिर्फ और सिर्फ छोटा सा होता है और आपका टारगेट बहुत ज़्यादा बड़ा होता है इसमें। इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का एक छोटा से जो कॉन है वो ये है कि आपको कई बार वो महीनों तक होल्ड करा देता है, जिससे आपका कैपिटल यूटिलाइज हो जाता है। तो अगर आप देखेंगे तो ये हमें एंट्री इसने अराउंड 12 अक्टूबर को दी थी और एग्जिट हमारी आसपास 14 दिसंबर के आसपास आई थी, विच मीन्स हमने ऑलमोस्ट 2 महीने इसको पूरा होल्ड किया है, जिसके बाद हमें पॉइंट्स में गेन काफ़ी अच्छा मिलता है, लेकिन टाइम काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम सबको ही क्विक गेन चाहिए होता है। चलिए एक और स्टॉक चेक करते हैं विच इज़ HDFC। अगर HDFC भी आप देखोगे तो वो लॉन्ग टर्म में एक चैनल में चल रहा था, तो जब भी वो लो को टेस्ट करता था तो वो आपको हाई तक की मूव एटलीस्ट देता था, जिसके बाद वो आपको अपर लेवल भी दिखा देता था। तो जैसा मैंने आपको बताया चैनल में ट्रेड करना सबसे इजी है। अब आप जैसे ही वो सपोर्ट पे आए आप उसको बाई कर सकते हो विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस 1% या 2% का, और आपका टारगेट बहुत बड़ा होता है। कौन यही है, आपका होल्डिंग पीरियड बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है इसमें हमें जो दूसरी एंट्री मिलती है विच इज़ एक्चुअली मोर एक्सप्लोसिव, वो होता है जब चैनल का ब्रेकआउट आता है। तो अगर आप देखोगे तो चैनल का जिस दिन इसने लोअर साइड पे ब्रेकआउट दिया, इसने एक बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक मूव दी। सिमिलरली अगर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर पे वापस जाओगे तो चैनल का अपवर्ड डायरेक्शन में ब्रेकआउट देते ही वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर गया था। उसने ब्रेकआउट दिया था 2300 लेवल्स पे और उसने उसको 2600 लेवल्स के आसपास को उसको टच किया था। तो आप चैनल ब्रेकआउट भी ट्रेड कर सकते हो, लेकिन चैनल ब्रेकआउट मोर और लेस एक इंट्राडे या फिर एक शॉर्ट टर्म ट्रेड होगी 1-2 दिन के लिए, वो स्विंग ट्रेडिंग नहीं होगी। हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि एक प्रॉपर ब्रेकआउट, एक एक्चुअल ब्रेकआउट और एक फॉल्स ब्रेकआउट में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। अब चलते हैं अगले पैटर्न पर। अगला पैटर्न वो है जिसमें हम डायरेक्शन के बीच में ट्रेड लेते हैं। जैसे कि आपने इसमें देखा होगा कि हम लोज पे अरे एंट्री ले रहे थे और हाइस पर बेच रहे थे, जो कि एक एग्जॉस्टिंग प्रोसेस हो सकता है क्योंकि होल्डिंग पीरियड काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है। जो दूसरा पैटर्न है वो इस प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं तक ओवरकम कर लेता है, क्योंकि उसमें हम ट्रेंड के बीच में एंट्री लेते हैं और उसके बाद उसको अगले स्विंग तक होल्ड करते हैं। जैसा हम जानते हैं कि ये वाला पॉइंट अब इसके लिए एक रेजिस्टेंस है। जैसे ही एक स्टॉक इस वाले रेजिस्टेंस को ब्रीच करता है और जैसे ही यूजुअली स्टॉक किसी भी रेजिस्टेंस को ब्रीच करता है तो वो एक अच्छी अप मूव दिखाता है। तो इस वाले पैटर्न में हम ट्राई करेंगे यहाँ एंट्री लेने का या फिर यहाँ एंट्री लेने का। अगर हम यहाँ एंट्री लेते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत ही स्मॉल होता है और हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है कि उसके बाद हमें यहाँ तक की तो एटलीस्ट मूव मिल ही सकती है, इसके ऊपर की भी मूव मिल जाती है। यहाँ पे एंट्री जो होती है वो सेफ ट्रेडर्स के लिए होती है, जो कि कंफर्म्ड एंट्री होती है। इसके बाद देयर इज 80% पॉसिबिलिटी कि वो ऊपर जाएगा ही जाएगा, और स्टॉप लॉस यहाँ पे भी एक छोटा सा ही होता है। तो कुछ स्टॉक्स पर इसको प्रैक्टिकली वर्क करता हुआ देखते हैं। अगर आप क्रैश से पहले वाला बजाज फाइनेंस स्टॉक्स को देखोगे तो आप सबको यही पता होगा कि बजाज फाइनेंस काफ़ी लॉन्ग टर्म से अप डायरेक्शन में था। अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो इसने यहाँ पहला हाई बनाया था, जिसको ब्रेक करते ही उसने एक बार इसको दोबारा टेस्ट किया, फिर वो ऊपर गया। अगला हाई ये लेवल था, इसको ब्रेक करते ही उसने काफ़ी एक अच्छी अप मूव दिखाई। तो अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे तो इस सपोर्ट को उसने रिस्पेक्ट भी किया है। इसमें एक चीज़ जो आपको समझनी चाहिए वो ये है कि जो हमारा सपोर्ट बन जाता है, हमें एक कैंडल की क्लोजिंग उसके नीचे चाहिए और अगले दिन की कैंडल को पिछले कैंडल का लो ब्रेक करना चाहिए, तब हमारा वो सपोर्ट नल एंड वाइड हो जाएगा, वरना हम उसको स्विंग को कंसिडर करेंगे आगे भी। तो जैसा कि इसमें आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि सपोर्ट के नीचे एक क्लोजिंग तो दी है, लेकिन अगली कैंडल उसके नीचे नहीं गई है, तो ये स्विंग हमारा वैलिड रहेगा और हम इसको दोबारा कंसिडर करेंगे। अगला स्विंग है ये था, जिसके प्रॉपर ब्रेकआउट के बाद उसने एक और अच्छी अप मूव दिखाई।
तो अब ये आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें हम ट्रेड कर कैसे सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, अगर स्विंग का हाई पहले टूटता है तो आप सीधा सीधा उसमें एंट्री ले सकते हो विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस ऑफ दीज लेवल्स। एक बहुत ही माइनर सा छोटा सा स्टॉप लॉस होता है इसमें। अगर कोई एक लॉन्ग टर्म प्लेयर है तो वो ये प्रेफर कर सकता है कि स्टॉप लॉस इन लेवल पर ना रखे, इन लेवल्स के नीचे रखे, जो कि हिट होने के चांसेस बहुत कम होंगे। ये सिर्फ होल्डिंग पर्पसेस के लिए बता रहा हूँ। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो स्टॉप लॉसेस को छोटा रखिए ताकि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज़्यादा अच्छा हो। पहले स्विंग के हाई के ऊपर आपको एंट्री मिल जाती है, फिर वो ऊपर जाता है, यहाँ पे वो अपना नया स्विंग बनाता है, फिर वो नीचे आता है। अब चॉइस आपकी है कि आप इंतजार करोगे, कंफर्म एंट्री लोगे उसके इस वाले हाई के ऊपर जाने का, या फिर आप बॉटम से ही एंट्री लेना चाहोगे। तो बॉटम एंट्री का सबसे अच्छा फायदा ये होता है कि बॉटम एंट्री पे ही वो एक छोटा सा रेंज बनाना शुरू कर देता है, और जैसे ही वो इसको ब्रेकआउट देता है वो ऊपर जाता है। अगर आपको ये रेंज मिलती है तो आप एंट्री ले सकते हो इसमें। स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा होगा और टारगेट काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा अगर वो अपने इस हाई को ब्रीच कर देता है तो। जैसा कि आप देख रहे हो कि ये आगे भी ऐसे ही मूव किया है, एक रेंज बनाता है जिसके ब्रेकआउट के बाद वो अप मूव देता है। यहाँ पे भी उसने एक रेंज बनाई जिसके ब्रेकआउट के बाद उसने अप मूव दी। कंजर्वेटिव ट्रेडर जो यहाँ पे एंट्री लेना चाहते हैं लेकिन कंफर्मेशन भी चाहते हैं, तो वो एक चीज़ ये कर सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 50% अपना कैपिटल डिप्लॉय करें। जब स्विंग हाई टूटे तब आप अपना रेस्ट ऑफ द 50% इसमें इन्फ्यूज कर सकते हो, ताकि आपको रिटर्न इस वाले मूव का 100% मिले लेकिन इस मूव का भी 50% आपको मिल जाए। तो अगला स्टॉक देखते हैं रिलायंस। अगर आप रिलायंस में ऑब्जर्व करेंगे, इनफैक्ट अगर आप किसी भी अप ट्रेंड के स्टॉक या किसी भी डाउन ट्रेंड के स्टॉक में ऑब्जर्व करेंगे तो ये पैटर्न आपको बहुत ईजिली मिल जाएगा। एक हाई बनाता है, जैसे वो हाई ब्रीच होता है वो एक अच्छी अप मूव देता है, फिर एक और हाई बनता है जिसके ब्रीच के बाद वो एक और अच्छी अप मूव देता है। यूजुअली ये भी होता है जिसे हम अक्यूमुलेशन जोन कहते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस अपनी बाइंग करना शुरू कर देते हैं ट्रेंड के बीच में। अगर आपको किसी स्टॉक पर ये मिलता है तो मैं ये बोलूँगा कि आप उसमें पक्का एंट्री ले और उसको अच्छे से होल्ड करके बैठे, क्योंकि जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि किसी भी स्टॉक को ऊपर जाने के लिए इंस्टीट्यूशन बाइंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और अगर ट्रेंड के बीच में आपको एक ऐसी रेंज मिल जाए तो उसका मतलब यही है कि वो अप ट्रेंड में अक्यूमुलेशन हो रही है। अगर वो रेंज ब्रीच करता है तो आप उसमें एंट्री ले लीजिए। आपके पास फिर डबल कन्फर्मेशन हो जाता है, स्विंग हाई भी ब्रीच होता है, अक्यूमुलेशन के बाद रेंज में भी का भी ब्रेकआउट आता है, तो इस स्टॉक के ऊपर जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। इस पैटर्न में एंट्री लेने का आपके पास एक और तरीका होता है जो कि अच्छा होता है, लेकिन अगर वो आपको प्रॉपरली यूज़ करे तो रेंज वाला आई प्रेफर की ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको रेंज मिल जाती है, उसका ब्रेकआउट मिल जाता है तो वो ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि स्टॉक में रेंज नहीं मिलती है जिसके बाद वो सीधा सीधा अपवर्ड मूव दे देता है, तो उन डायरेक्शन में क्या करें। तो अगर आप देखोगे, अगर आप बजाज फाइनेंस में ही देखें, सपोज यहाँ पे आपको रेंज नहीं दिखी है या फिर ये रेंज कुछ ज़्यादा वैलिड नहीं है, तो आप एक और चीज़ जो ऑब्जर्व कर सकते हैं वो ये है कि ये स्टॉक जब नीचे जाता है तो एक ट्रेंड लाइन को बनाते हुए जाता है। जब वो ट्रेंड लाइन रीच करता है तो एक अच्छी अप मूव आती ही आती है। तो या तो आपको ऐसी एक रेंज मिल जाएगी या फिर आपको एक ऐसी ट्रेंड लाइन मिल जाएगी जिसका ब्रेकआउट आपको लो पे एंट्री दे देगा। अगर आप ट्रेंड के बीच में ट्रेड करते हो तो उसका कोई पॉइंट नहीं बनता, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है और टारगेट उसी हिसाब से थोड़ा छोटा हो जाता है। तो प्रेफर करिए कि आप यहाँ के आसपास एंट्री ना ले, या तो इस लाइन के ब्रीच पर एंट्री ले, या फिर जब लो ब्रीच हो, लो के आसपास हो तब एंट्री ले। क्योंकि इस लेवल के आसपास अगर वो स्टॉक दोबारा एक बार लो को टेस्ट करने के लिए आता है तो आप वीक हैंड्स की तरह आप उसको निकाल दोगे, क्योंकि M2M में आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लॉस दिखेगा। तो प्रेफर यही करिए कि आप साइकोलॉजी से ना खेले, आप ट्रेंड के बीच में ना घुसे। जब कंफर्मेशन आपको मिले आप तभी ले। कंफर्मेशन आपका स्विंग हाई का ब्रीच भी हो सकता है, ट्रेंड लाइन का ब्रीच भी हो सकता है, या फिर रेंज का ब्रीच भी हो सकता है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ इस पैटर्न में वो ये है कि जैसे चैनल पैटर्न में हमें पता है कि हमारा टारगेट अपर लाइन हो सकती है, इसमें हमें एक फिक्स टारगेट रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता नहीं कि अगला हाई कहाँ बनेगा, अगला लो कहाँ बनेगा। तो हम प्रेफर करते हैं इसमें एक फिक्स टारगेट रखने का। वो टारगेट स्टॉक टू स्टॉक डिफर कर सकता है। आप स्टॉक में पहले थोड़ा जा सकते हो, जैसे अगर आप देखोगे कि बजाज फाइनेंस की यहाँ से यहाँ तक की मूव कितनी थी, फिर यहाँ से यहाँ तक की कितनी मूव थी, तो आप उसके हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसका आपका टारगेट कितना होना चाहिए। जनरली अगर आपको 10 से 20% के बीच में एक स्विंग में मिल जाता है प्रॉफिट तो बहुत अच्छा है, आप उसको लेके निकल सकते हो। या फिर आप ये कर सकते हो कि अपनी पार्शली आप उसको बुक कर लो और बाकी को कॉस्ट पे आप ट्रेल करते रहो, ताकि वो आपको और भी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट दे दे।
लेकिन जनरली मैं ये प्रेफर करता हूँ कि 10 to 20% के बाद उसको बुक करूँ और उस कैपिटल को वहाँ डिप्लॉय करूँ जहाँ पे मेरे को दोबारा 20% मिल सकता है, रादर देन उसको यहाँ रख के 5% और गेन करने के। ये कुछ पुराने एग्जाम्पल थे जो इस कॉन्सेप्ट की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको दिखाए थे। अगर आप देखोगे तो रिसेंटली भी ये एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा वैलिड है और रिसेंटली भी काफ़ी सारे स्टॉक्स ने और इंडाइसेस ने ये चीज़ की है। आप देखकर हैरान होगे कि ये चीज़ ऑलरेडी निफ्टी के इस डाउन मूव से पहले आपको पता चल गई थी। यहाँ पे उसने एक हाई बनाया था जिसको वो ब्रीच नहीं कर पाया, उसने एक लो बनाया और आप देखोगे तो इस लो को निफ्टी ने उसके बाद ब्रीच किया है। और हम सब जानते हैं कि इसके बाद क्या कितनी ज़्यादा अच्छी डाउन मूव आई थी। अब यहाँ से अगर आप देखोगे निफ्टी ने ऊपर जाना शुरू किया था, यहाँ पर उसने एक हाई बनाया, रिट्रेसमेंट दी, जब उसने हाई को तोड़ा तो वो अच्छी अप डायरेक्शन में गया था। सिमिलरली यहाँ पे उसने फिर से एक हाई बनाया था और उसने अब इस दोबारा हाई को तोड़ दिया है। तो अब चांसेस है कि निफ्टी थोड़ी और अप मूव दिखा सके, लेकिन क्योंकि अब हमें पता है कि मार्केट थोड़े डाउन ट्रेंड में है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा मेसी पैटर्न है। कुछ टाइम बाद ये पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी एक हाई बनाए जिसको वो ब्रीच ना कर पाए, फिर वो एक लो बनाए जिसके बाद वो रिट्रेस में दिखाए और फाइनली उसी लो को ब्रीच कर दे। अगर ऐसा होता है तो चांसेस है कि हमें एक और ड्रास्टिक फॉल दिख सकती है। स्विंग ट्रेडिंग एक बहुत ही ज़्यादा वास्ट टॉपिक है। स्विंग ट्रेडिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ और भी तरीके होते हैं जिसमें हम चार्ट पैटर्न्स का भी यूज़ करते हैं, रेंजेस का भी यूज़ करते हैं। ये सारे तरीके मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। वो पैटर्न्स ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी एक एक्सप्लोसिव मूव देते हैं और टारगेट्स बहुत जल्दी हिट कर देते हैं। अगर आप उन वीडियोस को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जैसे ही हम अगली वीडियो अपलोड करें आपको उसका अपडेट मिल जाए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो ये वीडियो आप अपने दोस्तों और अपनी ट्रेडिंग कम्युनिटी में ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इसका थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल सके।